वो अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता हुआ नमूदार हुआ और बहुत आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। उधर वो छत पर उतरा और उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती हुई सारा खौफजदा होकर जाग उठी। कमरे में तारीकी का राज था और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सारा ने घबराकर अपने दाएं जानब हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने किसी के वजूद को महसूस किया और वो बेइख्तियार उस वजूद से लिपट गई। इसरार की आंखों में कोई पहचान ना थी। उसने महनाज को पहचाना और ना जब्बार को। ना जब्बार के बच्चों को शनासाई की नज़र से देखा और वो बस गले में टेलीफोन डाले घर में इधर उधर घूम रहा था। कभी वो लाउंज में पड़े सोफे पर खामोशी से बैठ जाता और घर के लोगों को पलके झपकाए बगैर देखे जाता। इसरार, चलो खाना खा लो। महनाज ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर उसे आवाज़ दी। खाना खा आया खाना और चल पुर इसरार खाना खा। इतना कहकर उसने गले से टेलीफोन उतार कर सोफे पर रखा और फिर उसे बड़े गौर से देखता रहा जैसे किसी की कॉल का मुंतज़िर हो। चंद लम्हे इंतज़ार के बाद टेलीफोन को उंगली दिखाकर बोला, देखो खामोश बैठे रहना और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। इसरार, हाथ धो लो। जब्बार ने उसे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा, पेट्रोल लाओ और मेरे हाथ पेट्रोल से साफ़ होते हैं। यहाँ नलके में पेट्रोल ही आता है, तुम हाथ धोकर देखो तो देखो। इसरार ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वाशन बेसन की तरफ बढ़ गया और वहाँ उसने पूरे सलीके से साबुन से हाथ धोए और जब्बार के पास बैठता हुआ बोला, पेट्रोल तो बिल्कुल असली मालूम होता है, देखो मेरे हाथ कैसे साफ़ हो गए। और जब्बार ने उसकी प्लेट में सालन निकाल दिया और महनाज ने उसके हाथों में रोटी थमा दी। इसरार ने बगैर हीलो हिज्जत के खाना शुरू कर दिया और जब तक वो खाना खाता रहा एक लफ्ज़ ना बोला। अलबत्ता खाना खाते हुए गर्दन हिला कर सबको दीवानों की तरह आंखें फाड़ कर देखता रहा। इसरार के सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और जब्बार ने घर में आते ही उसके कपड़े तो तब्दील करवा दिए और बालों की कटिंग और नहलाना बाकी था कि वो इंसानों वाली हालत में आ जाए। खाना खाकर वो बगैर किसी के ताकीद के वाश बेसन पर गया और वहाँ उसने पेट्रोल से हाथ धोए। अपने हाथों से छींटे उड़ाता लाउंज में चला गया और वहाँ उसका टेलीफोन रखा था। शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो और कुछ नहीं बोले, अब बोलो, खूब बोलो, टर्न टर्न टर्न। और उसने टेलीफोन उठाकर गले में डालना चाहा। ठहरो ठहरो, जब्बार जल्दी से उसके नज़दीक आ गया। अभी इस टेलीफोन के यहाँ ही रखा रहने दो, देखो मैंने टेलीफोन करना है। ज़रूर ज़रूर, तुम टेलीफोन करो और मैं हूँ बाबा टेलीफोन, और मैं हूँ बाबा टेलीफोन। वो लहक कर गाने लगा। जब्बार ने उसका हाथ पकड़ कर उठाया और बोला, आओ चलो इसरार, आओ चलो इसरार, ओके पुर इसरार, और ओके सो गया तू। और ये कहते उसकी आंखों में खौफ उतर आया और वो बेइख्तियार जब्बार से लिपट गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और जब्बार ने उसे अपने गले से लगाकर भींच लिया और बोला, डरो मत और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसरार उसके गले लगा लूँ और उसकी गर्दन मुँह छुपाए काफ़ी देर खड़ा रहा। तब जब्बार ने उसे अलग किया और उसे गले में हाथ डालकर बोला, आओ बाहर चलें। इसरार कुछ नहीं बोला और खामोशी से उसके साथ हो लिया। घर से थोड़े फासले पर मार्केट थी और जब्बार उसे बार्बर शॉप पर ले आया और इसरार, तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, आओ कटवा लो। इसरार ने घूर कर जब्बार को देखा और बोला, तुम कौन हो? मैं जब्बार नासर हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, और मैं बाबा टेलीफोन हूँ, तुम टेलीफोन करोगे। और ये कहकर उसने अपने गले को देखा और जब्बार को खतरा हुआ कि इसरार की जहनी रो बह गई है, कहीं वो टेलीफोन की तलाश में भाग खड़ा ना हो, और उसने फौरन नासर का हाथ थाम लिया। हाँ, क्यों पकड़ा? इसरार ने गुस्से से कहा। हम यहाँ बाल कटवाने आए हैं। और जब्बार ने बड़े मुलायम लहजे में कहा, तो अंदर चलो। इसरार का यकदम मूड बदल गया। जब्बार ने शुक्र अदा किया और वह हाथ पकड़े पकड़े उसे दुकान में ले आया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। जब्बार को खदशा था कि वह बाल कटवाते हुए खासा परेशान करेगा, लेकिन मतवक्का हंगामे के लिए जहनी तौर पर तैयार था। लेकिन इसरार ने ज़रा बराबरी परेशान ना किया और हैरत अंगेज तौर पर उसने बड़ी फर्माबरदारी से बाल कटवाए और शेव बनवाने के बाद उसकी शक्ल ही बदल गई। घर आकर उसने इसरार को वाशरूम का रास्ता दिखाया और इसरार कोई 1 घंटे के बाद वाशरूम से निकला। जब्बार वक्फे से दरवाज़ा बजाता रहा और उसे फिक्र थी कि वह नहा भी रहा है या अंदर ही कोई और कार्रवाई कर रहा है। अंदर से मुसलसल पानी गिरने की आवाज़ आती रही और उसे इत्मीनान हुआ कि वह अंदर नहा रहा है।
जब वो 1 घंटे के बाद वॉशरूम से निकला तो वह बिल्कुल सूखा था और जब्बार ने अंदर दाखिल होकर देखा तो उसे वॉशरूम का बाहर नल का खुला नजर आया और पानी बुरी तरह बह रहा था, अलबत्ता शावर बंद था। अरे अरे तुम नहाए नहीं? और जब्बार ने हैरत अदा होकर पूछा। नहाया तो हूँ और मैं तो सारे नलके खोल कर नहाया हूँ, इसरार ने बड़ी मासूमियत से कहा। और तुमने बस नलके ही खोले हैं, नहाए नहीं? जब्बार ने बताया। नहीं। उसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा। अरे ये तो बिल्कुल सूखे हैं। और फिर वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गया और मैं अभी नहा कर आता हूँ। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा और फिर चावल खोलकर उसके नीचे कपड़ों समेत खड़ा हो गया। नहाओ भाई, और साथ ही उसने नारेबाजी शुरू कर दी। जब्बार ने अंदर आकर शावर बंद कर दिया और बोला, अरे ऐसे नहाते हैं? तुम्हें तो नहाना भी नहीं आता क्या? क्यों नहीं आता? आता है। और बड़े यकीन से बोला। आता है तो कपड़े उतार कर नहाओ। ओह अच्छा। और जैसे उसे अचानक याद आ गया कि कैसे नहाते हैं और उसने जब्बार की तरफ देख कर बड़े मैनीखेत अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं समझ गया, तुम चलो बाहर निकलो। और ये कहकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर बड़ी मुश्किल से उसे 10 मिनट लगे और वह 10 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आ गया और उसने वॉशरूम में टंगे कपड़े भी तब्दील कर लिए। जब बाद ने उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस मर्तबा वो वाकई बड़े सलीके से नहा कर आया है। तब जब्बार ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया और उसके हाथ में कंघा थमा दिया और फिर वह पीछे हटकर इंतजार करने लगा कि इसरार क्या करता है। इसरार नासिर की आईने पर नज़र पड़ी तो उसने अपने आप को बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखा और फिर कुछ देर तक खुद को आगे पीछे होकर देखता रहा और फिर आईने की तरफ उंगली करके बोला, तुम कौन हो? और जब्बार नासिर जो नज़दीक ही खड़ा था वह धीरे से बोला, मैं इसरार नासिर हूँ। और मैं कौन हूँ? इसरार नासिर ने फिर अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम भी इसरार नासिर हो? जब्बार ने फिर धीरे से कहा, नहीं, हम में से एक इसरार है और दूसरा पुर इसरार। इसरार ने अपनी आंखें खोल कर गोल कर करके कहा, अच्छा बाल तो बना लो। जब्बार नासिर ने उसकी तो तवज्जो दिलाई। इसरार ने अपने बाल पकड़े और जो अब बहुत छोटे हो चुके थे तब भी उस पर जाने क्या दौरा पड़ा और वो जोर शोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे मेरे बाल कहाँ हैं? और फिर तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया और पूरे घर में नाचता फिरा, मेरे बाल लाओ और मेरे बाल कहाँ हैं? जब उसे हंगामा करते हुए काफ़ी देर हो गई तो वो किसी तरह खामोश होकर ना दिया तो जब्बार ने उसकी तवज्जो मबजूल कराने के बारे में सोचा, अरे इसरार तुम्हारा टेलीफोन कहाँ है? और टेलीफोन का सुनते ही इसरार को यकदम ब्रेक लग गया और वो कुछ देर बड़ी संजीदगी से सोचता रहा और फिर यकदम उछल कर खड़ा हो गया, कहाँ है मेरा टेलीफोन? टेलीफोन लॉज में सोफे पर रखा हुआ था और उसने झपट्टा मारकर टेलीफोन उठाया और गले में डाल लिया और गाने के अंदाज में बोला, ये है मेरा टेलीफोन, मैं हूँ बाबा टेलीफोन। उसने घर के कोने कोने का चक्कर लगाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था और वह वापस आ गया। फिर लाउंज के सोफे पर बैठ गया और फिर टेलीफोन गले से उतारा और कान से रिसीवर लगाया, कोई नंबर मिलाया और शुरू हो गया। हाँ कौन? अच्छा कहाँ से बोल रहे हो? चौथे आसमान से। और मैं तो चांद से बात कर रहा हूँ। बेवकूफ़, चांद नहीं मालूम? इसरार ने जोर से अपने सर पर हाथ मारकर बताया, ये चांद मैं। अच्छा मेरा नाम? और मेरा नाम है इंतकाम बदरपुरी और मैं शायरी हूँ, कत्ल करता हूँ। इसरार इसी तरह कोई 10 मिनट तक बेतकान बोलता रहा और उसकी गुफ्तगू का कोई सर पैर ना था। जब्बार के सामने आ बैठा और मैं नाज भी आ गई और फिर बच्चे भी आ गए। जब्बार से यकटक देखे जा रहा था और वो उसकी हरकतें और बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर सर्द होता जा रहा था और उस पर उदासी का दौरा पड़ा था। इसरार क्या से क्या हो गया था और जब्बार ने बड़ी अफसुर्दगी से अपनी बीवी की तरफ देखा और मैं नाज भी अफसुर्दा बैठी थी। जब्बार ने महसूस किया कि उसकी आंखें नम होने लगी हैं और उसी वक्त जाने क्या हुआ कि जब्बार को अचानक गुस्सा आ गया और वह धाड़ कर बोला, ओए इसरार चुप हो जा। हाँ घर में कोई पागल आ गया है और वह चीख रहा है, कह रहा है कि चुप हो जा, और उस पागल को पता ही नहीं मैं तो कई दिन से खामोश बैठा हूँ। हाँ यार पागल है, पागल ना होता तो मुझे चुप क्यों कराता? अच्छा डाकू भाई फिर बातें करेंगे। इसरार ने बड़े इत्मीनान से रिसीवर टेलीफोन पर रख दिया और सर झुकाकर बैठ गया, बिल्कुल खामोश। देखो इसरार रात के 2 बज गए हैं, चलो अब सो जाओ। और जब्बार ने बहुत नरमी से कहा, हाँ सो जाते हैं, क्यों नहीं सोएंगे, लो देखो हम सो गए। और इतना कहकर इसरार ने टेलीफोन सोफे पर आगे सरकाया और लेट कर उस पर सर रखा, हाथ पांव सकेड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। और फिर जब्बार नासिर और मैनाज की हैरत की इंतहा न रही कि 5 मिनट के अंदर उसके खराटे गूंजने लगे और वो वाकई गहरी नींद सो गया था।
जब्बार नासिर ने उसे दुख भरी नजरों से देखने लगा और जाने इसरार पर क्या बीती थी और उसे उसके बारे में कुछ मालूम ना था। बस इतना ही मालूम हुआ कि वो अभी और काफी अरसे के बाद वो रात को अच्छा खासा सोया था और सुबह को उठा तो उसे होशो हमार में गवा बैठा था और अपने ससुराल से गले में टेलीफोन डालकर बाहर निकल आया। बज़ाहिर यही मालूम होता था कि वो अपनी बीवी की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और बीवी की मौत से पहले उसका घर जल गया था। लेकिन ये दोनों सदमे ऐसे तो ना थे कि आदमी पागल हो जाए। जब्बार अपने भाई के मजाज के बारे में अच्छी तरह जानता था कि वह हिसास तबीयत ना था और वह एक इंतहाई लापरवाह और लाउबाली किस्म का नौजवान था। फिर ऐसी क्या बात हुई कि उसके पागल होने का सबब बनी? ये बात तो सिर्फ इसरार को मालूम थी, लेकिन वो कैसे बताता वो अपने हवासों में कब था। इसरार सुबह उठ गया और उसने पूरे घर का चक्कर लगाया और सब अभी सो रहे थे और वह लाउंज में बड़े सोफे पर बैठ गया और टेलीफोन मिलाकर सरगोशियों में बातें करने लगा, जैसे उसे इसी बात का ख्याल हो कि अगर उसने जोर से बात की तो घर वाले सोते से ना उठ जाएं। और सबसे पहले महनाज उठी और उसने उसको आकर देखा और उसे टेलीफोन के साथ मसरूफ पाया तो वह खामोशी से पलट गई। और फिर उसने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो लाउंज में आ गई और उसके बराबर के वाले सोफे पर बैठ गई। कुछ देर इसरार धीरे धीरे ऊट पटांग बातें करता रहा और फिर अचानक उसकी नज़र महनाज पर पड़ी और उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और रिसीवर में बोला, यार इधर पुलिस वाली आकर बैठ गई है, तुमसे फिर बात करूंगा। और उसके बाद उसने टेलीफोन गले में लटकाया और महनाज से बोला, फ़ोन करोगी? कर लो, और अपने प्यारों से बात कर लो, राज दुलारों से बात कर लो। महनाज उसे खामोशी से देखती रही और उसे खामोश देखकर इसरार भी गैर मुतवक्का तौर पर खामोश हो गया और उसे यक टिक देखने लगा। इसरार, मुझे पहचानते हो? महनाज ने पूछा। क्यों नहीं पहचानता, तुम पुलिस वाली हो और मुझे गिरफ्तार करने आई हो। मैं कातिल हूं ना, लेकिन वो बड़ा जालिम था और मैं छोड़ूंगा उसे फिर भी नहीं, और मैं उसे ज़रूर कत्ल करूंगा, और तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। पुलिस वाली, इसरार ने मज़का खेद अंदाज में कहा। ओ इसरार तो उठ गया और जब्बार अपने कमरे से निकल कर सीधा लाउंज में आया। मैं सोता कब हूँ और मुझे नींद नहीं आती, और मैं तो सदियों से नहीं सोया, और मैं जानता हूँ कि इधर मैं सोया उधर उसने मुझे मारा। और इसरार ने खौफजदा लहजे में कहा, इसरार, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझे? और जब्बार ने उसका खौफ दूर करने के लिए उसे दिलासा दिया। इसरार ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वो सोफे पर दोनों पाँव रखकर सुकर सिमट कर बैठ गया और जैसे उसे सर्दी लग रही हो या किसी से खौफजदा हो। जब्बार ने अस्पताल फ़ोन किया और इन मरीज़ की कैफियत के बारे में तफसील से बताया। कोई 11 बजे के करीब अस्पताल की एम्बुलेंस से दो बावर्दी गार्ड इसरार को लेने आ गए। आओ इसरार, जब्बार नासिर ने कहा। चलो पुर इसरार, चलो भाई चलो, जहाँ चाहे चलो। और वो टेलीफोन गले में डालकर जब्बार के पीछे हो लिया। दरवाज़ा खोलते उसने सड़क पर एम्बुलेंस देखी जिसके साथ बावर्दी गार्ड खड़े थे, तो वह दरवाजे से बाहर निकलते निकलते रुक गया और आखिर तू नहीं मानी पुलिस वाली, और वो महनाज से मुखातब होकर बोला, तू फिक्र ना कर, मैं फांसी पाकर जब जेल से वापस आऊँगा तो तुझे कत्ल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और जब्बार ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचता हुआ बोला, आ जाओ अस्पताल चलें। लेकिन वो अड़ कर खड़ा हो गया और तब दोनों गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने उसे संभाल लिया। उन्होंने उसे गाड़ी में सवार कराया और खुद भी साथ बैठ गए। जब्बार नासिर ने एम्बुलेंस की अगली सीट पर सीट संभाल ली और महनाज दरवाजे पर खड़ी एम्बुलेंस को जाता देखती रही और यहाँ तक कि वह दूसरी सड़क पर मुड़ गई और वह वापस पलटी तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भीगी हुई थीं। सारम को यह एहसास कि उससे गलती हो गई है उस शख्स के हाथ देखकर हुआ। उस अजनबी शख्स के हाथों का रंग गहरा सुर्ख और नाखून बिल्कुल काले थे, लेकिन वो क्या करता और उसे सोचने समझने का मौका ही ना मिला और वह वैगन में बैठा ये सोच रहा था कि आधे घंटे बाद वो ज़ैरत पहुंच जाएगा और वह वहां पहुंचकर हसन अली की तलाश कहां से शुरू करेगा। और अभी वो इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ था कि अचानक वैगन रुक गई। ड्राइवर ने उसका नाम पुकारा और उस अजनबी को मेज़बान बताकर उसे उतरने को कहा और उसने उस अजनबी की आमद को गैबी अमदाद समझा और उस अजनबी को वाकई अपना मेज़बान समझकर वैगन से उतर गया। वैगन जा चुकी थी और उसका बैग अजनबी के हाथ में था और वह बड़े पुरइसरार अंदाज में सारम को देख रहा था। उसी असरा में एक जीप बहुत तेज़ी से मुखालफ सिमत से आंधी तूफान की तरह आती नजर आई। जीप की क़यामत खेज रफ्तार देख कर सारम ने सड़क के एक तरफ होना चाहा और उसी वक्त उस अजनबी ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया और ये गिरफ्त सख्त होती चली गई। अगले चंद लम्हात की हलाकत खेजी का अंदाज़ा करके सारम का दिल उछल कर हल्क में आ गया।
اس کا خیال تھا کہ جیپ اسے چلتی ہوئی نکل جائے گی۔ موت اور زندگی کے درمیان محض چند لمحوں کا فاصلہ تھا۔ آخری کوشش کے طور پر اسے اپنا ہاتھ جھٹکا دے کر اس اجنبی سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس جھٹکے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ پھر جیسے ہی جیپ سر پر آئی اور وہ اضطراری طور پر گھوم کر اس اجنبی کے پیچھے ہو گیا اور وہ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی اور فوراً اس کا اگلا دروازہ کھلا۔ اجنبی اسے لیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور گرائی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم کا یہ خدشہ کہ وہ جیپ سے کچلنے کے لیے آ رہی ہے دور ہو چکا تھا اور وہ تو اسے لینے آئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ اجنبی اس کا بیگ لے کر پیچھے بیٹھ گیا۔ سارم کی نظر اسٹیئرنگ پر پکڑے ڈرائیور کے ہاتھ پر پڑی تو اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ بے حد سرخ ہاتھ تھے اور ہاتھوں کے ناخن کالے تھے اور جانے وہ کن لوگوں میں گر گیا تھا اور اس کی چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ اسے غلط لوگوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا اور پھر انہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ اس ویگن میں سوار ہے؟ وہ تو حسن علی کی تلاش میں زیارت جا رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ آدھے گھنٹے بعد زیارت پہنچ جائے گا، لیکن اسے تو زیارت آنے سے پہلے اتار لیا گیا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ حسن علی کے ہی آدمی ہوں۔ بہرحال یہ جو بھی ہوں، آگے چل کر ہی پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہے۔ گاڑی چلی تو اچانک اس میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ونڈا سکرین اور دائیں بائیں کھڑکیوں کے شیشے، پچھلے شیشے سب کے سب تاریک ہو گئے اور یہاں تک کہ ڈرائیور بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ اسے گاڑی چلنے کا احساس ضرور تھا اور بھی بہت برق رفتاری سے۔ پھر گاڑی میں اچانک بریک لگے۔ سارم اگر اندازے سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ نہ جماتا تو یقیناً اس کا سر ونڈا سکرین سے ٹکرا جاتا اور وہ واپس اپنی نشست پر سنبھل کر بیٹھا اور اتنے میں اس کی طرف کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور آواز آئی، نیچے اترو۔ سارم کو باہر وہ اجنبی نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور وہ فوراً جیپ سے اتر گیا۔ اجنبی نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں دیا اور اتنے میں جیپ چل پڑی اور وہ اجنبی اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور جیپ زناٹے بڑھتی ہوئی اس کی آنکھوں سے اجل ہو گئی۔ اس جیپ پر کالے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور گاڑی کے اندر کا منظر تاریک تھا۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ تنہا رہ گیا اور اونچے پہاڑوں کے درمیان سے چھوٹی سی کچی سڑک بل کھاتی ہوئی گزر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ جیپ آنن فانن اس کی آنکھوں کے سامنے سے اجل ہو گئی۔ آس پاس کوئی آدم تھا نہ آدم زاد اور چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی آواز نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ایک چھوٹی سی کچی سڑک پر وہ لاوارثوں کی طرح کھڑا تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کس قسم کا مذاق کیا گیا۔ بہرحال جس نے بھی کیا تھا انتہائی سنگین مذاق تھا اور اب وہ کرے بھی کیا، کہاں جائے؟ وہ سڑک کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور شاید کوئی گاڑی آ جائے، شاید اسے کوئی بندہ نظر آ جائے، اور اچانک اسے خیال آیا کہ گھڑی میں وقت تو دیکھے۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس وقت 5 بج رہے تھے اور کوئٹہ سے اس کی ویگن 11 بجے چلی تھی اور کوئٹہ سے زیارت کا سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ اگر اسے ویگن سے اتارا نہ جاتا تو وہ 2 بجے کے قریب زیارت پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس وقت تو 5 بج رہے تھے اور 3 گھنٹے مزید ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ زیارت کو کہیں پیچھے چھوڑ آیا تھا اور وہ کس سے دریافت کرے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آخر وہ کب تک اس پتھر پر بیٹھا رہے گا اور کہیں وہ پتھر پھر بیٹھا ہی پتھر کا ہی نہ ہو جائے؟ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے سڑک کے دونوں جانب آگے بڑھ کر دیکھا، لیکن اسے پہاڑوں، پتھروں اور سڑک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا اور وہ گھوم پھر کر اسی پتھر پر آ بیٹھا۔ پھر ایک آفتاب اور پڑی اور اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ جلدی سے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سامنے ایک چٹان نظر آئی جس کے سائے میں کھڑے ہو کر کسی حد تک بارش سے بچا جا سکتا تھا، اور وہ چھوٹے بڑے پتھروں پر چلتا اس چٹان کے نیچے پہنچ گیا اور اس سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن بارش بہت تیز تھی اور ترچھی تھی۔ چٹان کے سائے میں کھڑے ہونے کے باوجود اس کا نیچے کا دھڑ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے دوبارہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ تب اسے تھوڑی سی اونچائی پر ایک غار نظر آیا، لیکن اس تیز بارش میں پتھروں پر چڑھ کر وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بارش کی وجہ سے پتھروں پر ویسے پھسلن ہو جاتی ہے، اور 10 منٹ کے بعد بارش کے جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی ویسے اچانک بند ہو گئی اور وہ چٹان کے سائے سے باہر نکل آیا۔
اس کے جوتے اور گھٹنوں تک پینٹ بھیگ گئی تھی اور پھر اسی پتھر پر آ بیٹھا اور اپنے کان کسی گاڑی کی آواز پر لگا دیے، لیکن دور تک کہیں کسی گاڑی کی آواز نہیں تھی۔ بھوک اسے لگنا شروع ہو گئی اور وہ صبح کا ناشتہ کیے ہوئے تھا اور دوپہر کے کھانے کا وقت نکل چکا تھا۔ ویسے ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اسے ویگن سے اتارا گیا اس وقت 1:30 بجے تھے اور ویگن سے اترتے ہی اس جیپ میں سوار کر دیا گیا تھا اور جیپ کا سفر اسے بمشکل 10-15 منٹ سے زیادہ کا نہیں لگا، اور اصولی طور پر تو اب زیادہ سے زیادہ 2 بجے کا وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو 5 بج رہے تھے۔ یہ آخر کیا گورکھ دھندا تھا، اور اس تاریک گاڑی میں آخر کتنا وقت کیسے لگ گیا کہ یہ سفر اس نے کسی اور دنیا میں کیا تھا، لیکن کس دنیا میں؟ وہ جتنا اس وقت کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا مزید الجھتا جا رہا تھا۔ تب پھر سے بوندا باندی شروع ہو گئی اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ بادل ایک بار پھر گہرے ہوئے اور وہ چاہتا تھا کہ بارش تیز ہونے سے پہلے کسی طرح سامنے والے غار تک پہنچ جائے تاکہ بارش سے خود کو بچا سکے، اور وہ بہت محتاط طریقے سے پتھروں پر پاؤں جما کر اوپر چڑھتا گیا اور بالآخر وہ غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے دل میں خوف کی لہر اٹھی کہ کہیں اس غار میں کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ ہو، اور اتنے میں بارش نے اچانک زور پکڑ لیا اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ غار میں داخل ہو جائے، اور تب وہ خالق کائنات کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ اسرار ناصر کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے جبار سے اس کیس کی ہسٹری لی اور جبار کو اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا اس ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ ہدایت کر دی کہ مریض کی بطور خاص نگرانی کی جائے، یہ کہیں ہسپتال سے باہر نہ چلا جائے۔ اسرار ناصر کو ایک سیمی پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا اور اس کمرے میں ایک بے ضرر سا مریض اور تھا۔ دونوں مریضوں نے ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھا اور اسرار کے گلے میں ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اتار کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیا اور بڑے زور سے تالی بجائی، جیسے اس مریض کے ٹیلی فون نہ ڈالا ہو، کوئی ہاتھ ڈالا ہو۔ اس مریض نے اپنے گلے میں پڑے ٹیلی فون کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور پھر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، شکریہ بھائی اس اعزاز کا۔ اچھا تو تمہارا نام اعزاز ہے، اسرار نے اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہا اور چند لمحے سے گھورتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، میرا نام انتقام بدری پوری ہے۔ اوہو تو آپ شاعر ہیں، پھر تو خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اور وہ چہکا، بھائی اعزاز تم نے کبھی کسی اسکول کا دروازہ دیکھا ہے؟ اسرار نے اس سے عجیب سا سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اور میں نے یونیورسٹی کا مین گیٹ دیکھا ہے۔ بھائی اعزاز تمہاری گنتی صحیح نہیں، ہم 2 نہیں 3 ہیں، اسرار نے کہا۔ اچھا تو تم خاندانی منصوبہ بندی والے ہو، انہیں گنتی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں بہت اچھے خاندان کا ہوں، قاتل ہوں، اسرار اپنی دھن میں بولا۔ قاتل ہو؟ اور اس مریض کو جانے کیا ہوا کہ یکدم چیخنے لگا، قاتل قاتل مجھے بچاؤ۔ اور چند لمحوں بعد ایک ڈاکٹر وارڈ بوائے کے ساتھ داخل ہوا۔ اس نے اس مریض کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور وہ حیرت انگیز طور پر خاموش ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تب ڈاکٹر نے اسرار ناصر کی طرف دیکھا اور تھکمانہ انداز میں بولا، آؤ میرے ساتھ۔ اسرار ناصر بھیگی بلی بنا اس ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ غار کا دہانہ چھوٹا تھا اور وہ سر جھکا کر اس غار میں داخل ہوا۔ 2-4 قدم اور وہ جھکے چلا اور پھر آگے جا کر وہ غار کشادہ ہو گیا اور اب وہ سیدھا کھڑا ہو کر غار میں چل سکتا تھا۔ زمین پر چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے اور وہ احتیاط سے ان پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور ابھی وہ 8 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے روشنی کا احساس ہوا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہیں آگ جل رہی ہو، اور ساتھ ہی ایک خوشبو کا احساس تھا، کھانے کی خوشبو کا۔ غار آگے جا کر بند ہو گیا تھا اور آگ کی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی، لیکن سامنے کچھ نہ تھا۔ سرم یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا گیا کہ غار آگے بند ہو گیا ہے تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، اور جب وہ دیوار کے نزدیک پہنچا تو اس پر منکشف ہوا کہ غار بند نہیں ہوا بلکہ دائیں جانب مڑ گیا ہے، اور جیسے ہی اس نے غار کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کیا تو مڑتے اس نے عجب منظر دیکھا۔ سامنے چولہا جل رہا تھا اور چولہے پر ایک بڑی کیتلی رکھی تھی اور چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ چولہے کے سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے، آگ کی روشنی ان کے چہرے کو مزید پرجلال بنا رہی تھی، اور سرم کے سامنے آتے ہی بزرگ نے گردن گھمائی اور اسے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے دیکھا اور پھر بڑی شیریں لہجے میں بولے، آؤ۔ سرم ان کے لہجے کی مٹھاس سے بہت متاثر ہوا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوکے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بابا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو ہے، بزرگ نے اسے بتایا، اور ہو سکتا ہے کہ پینے کے بعد کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پیو گے؟ جی بابا دے دیں، سرم نے بے تکلف کہا۔
तब बुजुर्ग ने करीब रखा एक पत्थर का प्याला उठाया और गर्म केतली के दस्ते को बगैर किसी कपड़े के पकड़ा और उसे उतार कर उसकी टूटनी से कहवा जैसी चीज़ उस पत्थर के प्याले में उंडेल दी और प्याला भरने पर केतली वापस चूल्हे पर रख दी और प्याला उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सरम ने दोनों हाथों से प्याला थाम लिया और एक छोटा सा घूंट बहुत एहतियात के साथ पिया और वो चाहता था कि एक घूंट पीकर उस जायके का अंदाज़ा कर ले। और वो घूंट क्या था? आबे हयात था। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशबू को उसका जी चाहा कि एक सांस में पूरा प्याला चढ़ा जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि मशरूब बेहद गर्म था और वह कहवा ना था। वो जो कुछ था उसके बारे में उसका जहन कोई नाम बताने से कासर था। जब मशरूब से भरा हुआ पत्थर का प्याला पूरा चढ़ा लिया तो उसे एहसास हुआ कि अब भूख रही है ना प्यास, और जिसमें ऐसी तवानाई भर गई है कि थकन का एहसास तक जाता रहा। और सर में जब खाली प्याला ज़मीन पर रखा तो बुजुर्ग ने पूछा, नहीं और नहीं, बहुत शुक्रिया, ये क्या था? सुकून मिला। बुजुर्ग ने अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से सारम को देखा। जी बहुत, भूख प्यास मिट गई, उसने इकरार किया। शुक्र है हम शर्मिंदगी से बच गए, बुजुर्ग ने कहा। बाबा आप कौन हैं? सरम ने बड़ी जिसारत से काम लेकर सवाल किया। ये मालूम होता तो फिर इस गार में आने की क्या ज़रूरत थी? बुजुर्ग ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। बाबा मैं हसन अली की तलाश में भटक रहा हूँ बाबा, क्या आप उन्हें जानते हैं? उसे कौन नहीं जानता, वो बादशाह भी है और फ़कीर भी। बादशाह भी फ़कीर भी। और सरम ने हैरत से उन्हें देखा। हाँ, जब कोई खुशी से फ़िक्र इख्तियार करे तो उसे बादशाह बनने से कौन रोक सकता है? और बुजुर्ग ने मार्फत की ज़ुबान इख्तियार की जो सारम के सर से गुजर गई। अच्छा बाबा, बात में समझ में ना आने के बावजूद उसने समझने का तासर दिया। देखो बात यह है कि होता सिर्फ वो है जो माल के कायनात चाहता है, और अगर बंदा वो चाहे जो अल्लाह चाहता है तो फिर अल्लाह वो चाहता है जो बंदा चाहता है, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसे सब गमों से आज़ाद कर देता है। इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो कभी धोखा नहीं देती, और ये दुनिया की मोहब्बतें महज फरेब हैं, और हम हैं कि फरेब के पीछे भागते रहते हैं और खवार होते हैं। और बुजुर्ग इतना कहकर खामोश हो गए और कुछ देर बैठे चूल्हे की आग को घूरते रहे और फिर बोले, तुम्हें हसन अली की तलाश क्यों है? बाबा मैं बड़े अजाब में मुब्तला हूँ। एक शरी मखलूक ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी और वो किसी के काबू में नहीं आ रही, और मुझे एक बुजुर्ग ने हसन अली का नाम बताया है। हो सकता है कि हसन अली मेरी निजात दहंदा साबित हों। सरम ने अपने दिल के जख्म दिखाना शुरू किए। फिर सरम ने उस असीब ज़दा घर की पूरी कहानी सुना दी और ये भी बता दिया कि उस मखलूक ने 7 साल बाद होने वाले बच्चे को किस तरह से छीन लिया, और अब उसकी बीवी किस कर्ब से गुजर रही है, और अब तक किन किन लोगों ने उस घर को उस शरी मखलूक से निजात दिलाने की कोशिशें की। वो बुजुर्ग पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते रहे और फिर कुछ सोच कर बोले, हसन अली तो ज़ियारत में होते हैं और ये जगह ज़ियारत से बहुत दूर है, और तुम ज़ियारत छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? बाबा मैं तो ज़ियारत ही जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में उतार लिया गया और यहाँ छोड़ दिया गया। और फिर सर ने यहाँ आने की तफसील बताई। अच्छा, बुजुर्ग ने तफहीसी अंदाज में गर्दन हिलाई, और ये सब काम उसी शरी मखलूक का है। देखो हर काम में अल्लाह की मसरत होती है, और बाद औकात तखरीब में भी तामीर का पहलू होता है। उस मखलूक ने इतनी दूर तनहा पहाड़ों में लाकर छोड़ दिया कि तुम इन पहाड़ों में भूखे प्यासे मर खप जाओ, लेकिन ज़िंदगी और मौत ने तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इन पहाड़ों में मुझ जैसा हकीर फ़कीर छुपा बैठा होगा, और अब तुम बेफिक्र हो जाओ। हसन अली तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। और फिर बुजुर्ग ने अपने शख्स की तरफ गर्दन मोड़ी और मुस्कुरा कर बोले, ये एक सवारी है, देख लो, अगर इस पर सफ़र करना पसंद करो तो ठीक। और ये कहते ही गार के तारीक गोशी में सवारी नमूदार हुई, और सरम उसे देखकर सांस लेना भूल गया। जब्बार नासिर दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। जब्बार ने झुककर टेलीफोन के स्क्रीन पर नज़र डाली और CLI पर अस्पताल का नंबर नमूदार हुआ, और उसने नंबर देखते ही रिसीवर उठा लिया। हेलो, जब्बार नासिर बोला। जब्बार नासिर से बात कराइए। जी मैं बोल रहा हूँ। आपने सुबह जिस मरीज़ को दाखिल कराया था वो अस्पताल में नहीं है, और वो घर तो नहीं पहुँच गए? पूछा गया। नहीं, वो यहाँ तो नहीं आया। और ये खबर सुनते ही जब्बार नासिर के छक्के छूट गए। उसे जो खदशा था वो बिल आकर सही साबित हुआ। इस रात नासिर अस्पताल से गायब हो गया था। आखिर वो अस्पताल से कैसे निकला? और मैंने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि उसकी निगरानी की जाए, और ये निगरानी रखी है आप लोगों ने। आप नहीं जानते मेरे भाई कितने अरसे के बाद मुझे मिला था, और मैंने ये सोच कर अस्पताल में दाखिल कराया था कि वो वहाँ महफूज रहेगा और उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसे चंद घंटे भी निगरानी नहीं कर सके,
اور اسے تو اچھا تھا کہ میں اسے اپنے گھر پر ہی رکھتا۔ جبار ناصر غصے میں بولتا چلا گیا۔ اس نے ادھر کی کوئی بات نہیں سنی اور پھر یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، ٹھیک ہے میں ہسپتال آ رہا ہوں اور وہاں آ کر سنتا ہوں آپ کی بات۔ جبار ناصر ہسپتال پہنچا تو وہاں ایک شخص بھی اس کے بات کا جواب نہ دے سکا کہ وہ مریض ہسپتال سے کیسے نکلا۔ ہسپتال کا عملہ اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتا رہا اور جبار ناصر کو ہسپتال کے عملے پر شدید غصہ تھا، لیکن اب اس غصے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جب وہ لڑ جگر کر ہسپتال سے باہر آیا تو شدید دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا بھائی اتنے عرصے کے بعد ملا تھا اور اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے، کہاں تلاش کرے۔ ہسپتال سے نکل کر اس نے متعلقہ تھانے میں اسرار ناصر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور پھر اپنے اخبار میں ہسپتال کے عملے کی اس لاپرواہی کی رپورٹ ماں تصویر چھاپ دی، اور تصویر اسرار ناصر کے 2-3 سال پرانی تھی اور عوام سے درخواست کی گئی تھی کہ اگر کوئی اس مریض کے بارے میں جانتا ہو تو اس اخبار کے دفتر پر فون کر کے اطلاع دے۔ اور جبار ناصر انتظار ہی کرتا رہا کہ کہیں سے فون نہ آیا اور اس کی پریشانی بڑھتی گئی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ نہیں پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا، اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ خدا نہ خواستہ ٹریفک کی زد میں آ گیا تو اسے سڑک سے کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہوگا۔ جبار ناصر نے اس رات بھی اس سڑک سے پکڑا تھا اور وہ بیچ سڑک پر ٹریفک کے درمیان مست چلا جا رہا تھا۔ آج بھی اس کی مستی کا کچھ ایسا ہی عالم تھا اور وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر پورے شہر کی سیر کرتا پھرا اور وہ رکشہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ رکشے والے نے عاجز آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، میرے باپ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ہوا یہ کہ جب وارڈ بوائے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تو وارڈ بوائے کے جاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے سے ایک فیملی گزر رہی تھی اور وہ ان کے پیچھے چل دیا، اور یہ فیملی اپنا کوئی مریض دیکھ کر واپس جا رہی تھی۔ یہ فیملی 2 خواتین اور ایک مرد پر مشتمل تھی اور دونوں عورتیں باتیں کرتی جا رہی تھی، جبکہ مرد ان سے تھوڑا سا آگے تھا، اور اسرار ناصر ان دونوں عورتوں کے ساتھ کچھ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ ان کے ساتھ ہو۔ اسرار ناصر اپنے چہرے مہرے سے بالکل پاگل دکھائی نہیں دیا، اور ویسے رات ہی کو اس کی اور حالنگ ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے اپنی روح میں مگن اس فیملی کے ساتھ ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل آیا، اور وہ فیملی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسرار ناصر سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خالی رکشے کو ہاتھ دیا اور اس کے رکتے ہی رکشے پر سوار ہو گیا اور بولا، چلو کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ اسرار نے اس کا سوال دہرایا اور پھر فوراً اس کے ذہن میں ایک نام آ گیا اور وہ جلدی سے بولا، بزنس روڈ۔ جب رکشہ بزنس روڈ پر پہنچا تو رکشے والے نے پوچھا، کدھر اترنا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسرار نے پوچھا، اور یہ کیا مقام ہے؟ بزنس روڈ، رکشے والے نے جواب دیا۔ بزنس روڈ؟ اسرار نے کہا، او بھائی مجھے تو بندر روڈ پر جانا ہے۔ اور رکشے والے نے گور کر ایک نظر اسرار کو دیکھا اور پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے سواری نے بند روڈ ہی کہا ہو اور اس نے بزنس روڈ سنا ہو۔ خیر کوئی مسئلہ نہ تھا اور رکشہ چوک کے نزدیک تھا، اس نے بائیں جانب موڑ لیا۔ رکشہ موڑ کر اس نے پھر پوچھا، بند روڈ پر کہاں اترو گے؟ بابا کی مزار پر، اس نے فوراً جواب دیا۔ اور جب مزار قائد آ گیا تو رکشہ والے نے کہا، مزار آ گیا کدھر روکوں؟ اسرار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزار قائد کی طرف دیکھنے لگا، اور اب رکشہ والے کو شبہ ہوا کہ اس نے غلط سواری بٹھا لی ہے اور یہ تو کوئی کھسکا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس نے فوراً رکشہ ایک طرف روکا اور اسے بولا، چلو اترو۔ کیوں اتروں؟ اسرار نے غصے سے کہا، تم نے قائد اعظم کے مزار پر اترنے کو کہا تھا اور وہ سامنے مزار ہے، چلو اب اترو۔ میں تو نہیں اترتا، اور اسرار اپنی جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ اب رکشے والا اسے اترنے پر اصرار کرے اور اسرار اترنے کے لیے راضی نہ ہوا اور جھگڑا بڑھ گیا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے اور تب رکشے والے نے اندازہ کر لیا کہ غصے سے کام نہ چلے گا۔ اس نے عاجز آ کر اس کے ہاتھ پاؤں پر پیر پکڑ لیے اور میرے باپ میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اسرار ناصر ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ ایسے نہیں اترے گا، فون کرو، رضاکاروں کو بلاؤ، اور یہ کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ اور ایک شخص نے رائے دی، فون کرو، اور فون کا لفظ سنتے ہی اسرار کی روح بہہ گئی اور اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا اور گلے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فوراً ہی رکشے سے اتر آیا۔ اور میرا ٹیلی فون، ہائے میرا ٹیلی فون کہاں گیا؟ اور یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ اسی وقت ایک بس قریب آ کر رکی اور وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گیا اور بس چل دی۔ رکشے سے تو اترا اور اس پر بس پر سوار ہو گئی اور بس میں بیٹھتے اس کے ذہن سے ٹیلی فون نکل گیا اور پھر بس کنڈکٹروں سے الجھتا مختلف بسوں میں چڑھتا اترتا ریلوے پھاٹک پر پہنچ گیا اور یہاں سے اس نے پیدل سفر شروع کیا اور جدھر اس کا منہ اٹھا چلتا گیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ عزیز آباد کے سنتی علاقے کی گنجان آبادی میں داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی سڑک پر اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔
اس کے سامنے ایک چھوٹا سا PCO تھا اور ایک میز پر 2 ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے اور میز کی دوسری طرف ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اسرار کو اپنی دکان کے سامنے رکتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے اچانک رکنے سے اس نے اندازہ لگایا کہ اسے کہیں ٹیلی فون کرنے کا خیال آیا ہے اور وہ دکان کے سامنے رک گیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسرار کے دماغ میں اس وقت کیا خیال آیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اسرار نے کسی چیل کی طرح ٹیلی فون پر جھپٹا مارا اور PCO والا پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹیلی فون اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میز کی دوسری طرف سے نکل کر پیچھے سے اس کا قمیض کا کالر پکڑ لیا اور وہ ایک مضبوط توانا شخص تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسرار سے ٹیلی فون چھین کر میز پر رکھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسرار کے لیے یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی اور وہ گھونسا کھا کر سڑک پر گرا اور ادھر سے ایک موٹر سائیکل سوار گزر رہا تھا اور اس کا سر موٹر سائیکل کے ہینڈل سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ PCO والے نے اسے زمین سے اٹھا کر 2-4 ہاتھ اور رسید کیے اور اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسرار سڑک سے اٹھ کر خوفزدہ انداز میں ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا اور جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پان کی دکان کے پاس نڈال ہو کر گر گیا اور بالوں سے خون بہتا ہوا اس کی پیشانی پر آ گیا۔ شاہدہ جب اپنے گرو کے لیے پان بدوا کر مڑا تو اس کی نظر اسرار ناصر پر پڑی۔ ہے کیا ہوا؟ اور وہ جلدی سے اسرار کے پاس آیا۔ پانی، اسرار ناصر اسے دے کر کہا۔ او دلدار، پانی کی بوتل دو جلدی۔ اور شاہدہ پان والے سے مخاطب ہوا۔ لے، دلدار نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ارے اس کے سر سے تو خون نکل رہا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ اب شاہدہ کی نظر اس کی پیشانی پر پڑی۔ وہ کس نے مارا ہے تجھے؟ اور شاہدہ نے جلدی سے زمین پر بیٹھے اسرار کی طرف بوتل بڑھائی۔ لو پانی پیو۔ اسرار نے گٹا گٹ پانی کی چھوٹی بوتل منہ پر لگا کر آدھی کر دی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بوتل شاہدہ کے حوالے کر دی۔ تمہیں کسی نے مارا ہے کیا؟ پتہ نہیں، اسرار نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور تمہاری پیشانی پر خون لگا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے؟ شاہدہ نے پوچھا۔ خون؟ او اچھا فون، اور کہاں گیا میرا فون؟ اور اسرار فوراً کھڑا ہو گیا اور میں ہوں بابا ٹیلی فون، میں ہوں بابا ٹیلی فون۔ وہ اللہ، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، شاہدہ نے دلدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاہدہ نے دلدار سے مخاطب ہو کر کہا، میں لے جاتی ہوں اسے گرو کے پاس، زخمی ہے بیچارہ اور اس کی مرہم پٹی کروں گی۔ شاہدہ نے اسرار ناصر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ بابا ٹیلی فون۔ ہاں چلو۔ اسرار بلا تامن اس کے ساتھ چل دیا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولا، تم کون ہو؟ مجھے نہیں جانتا، میں شاہدہ ہوں، مشہور آرٹسٹ اور ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرتی ہوں، آ جا میرے ساتھ۔ اور یہ کہہ کر شاہدہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسرار نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بغیر بولے اس کے ساتھ چل دیا۔ پہچان لیا شاہد؟ اور شاہدہ نے ہنستے ہوئے دلدار کی طرف دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اسرار کو لے کر ایک چھوٹی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک لمبی گلی تھی لیکن اتنی تنگ کہ بے مشکل 2 آدمی ایک ساتھ گزر سکتے اور اس گلی میں آمنے سامنے مکان بنے ہوئے تھے۔ 8-9 مکان چھوڑنے کے بعد وہ ایک کالے دروازے کے سامنے رک گیا اور پھر اس نے ہاتھ چھوڑ کر دروازے میں لگے کنڈے کو زور زور سے بجایا۔ کون ہے؟ اوپر سے پھنسے پھٹے بانس جیسی آواز آئی۔ میں ہوں تیری پھوپھی۔ اور منحوس جلدی دروازہ کھول، شاہدہ نے کہا۔ آ رہی ہوں کلیو بھٹیارن۔ اور ذرا چھری تلے دم تو لے، اوپر سے جلا کٹا جواب آیا اور اس کے بعد دم دم سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی اور دھڑ سے دروازہ کھل گیا۔ اوپر سے اترنے والا ایک بھاری بھرکم ہجڑا تھا اور اس نے شاہدہ کے ساتھ ایک بندے کو دیکھا تو تالیاں بجا کر بولا، تو گرو کے لیے پان لینے گئی تھی اور اپنے ساتھ کس کو لے آئی؟ یہ تیرا پھوپا ہے، ہٹ پڑے۔ اور شاہدہ نے ہاتھ سے راستہ دینے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اپنے پیچھے گمسم کھڑے اسرار کا ہاتھ تھاما اور بولا، آؤ اوپر چلو۔ اسرار خاموشی سے اس کے ساتھ زینہ چڑھنے لگا اور یہ کمرے کا مکان تھا اور کمرہ بڑا تھا اور کمرے میں گرد و دوار رانی کے ساتھ اس کے 6-7 چیلے رہتے تھے۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور صحن میں ایک چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے گرو حقہ پی رہا تھا اور زیبا اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ گرو نے شاہدہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا تو زور سے تالی بجائی۔ ارے شاہدہ، تیرا نام تو لیلا ہونا چاہیے تھا، تو بغیر کسی مجنوں کے رہ ہی نہیں سکتی اور اب پھر کسی کو اٹھا لائی۔ ارے گرو، تم مجھ پر 100 باری واری جاؤں اور ذرا اس کی شکل تو دیکھو، زخمی ہے بیچارہ اور ساتھ ہی چلا ہوا بھی ہے۔ شاہدہ نے اپنے سر کے گرد انگلی گھمائی۔ ارے تیرا ستیہ ناس، یہ تو کیا چیز اٹھا لائی، ایک تو زخمی اور اوپر سے پاگل۔ اور گرو نے شاہدہ کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں کمرے میں موجود سارے چیلے نکل کر باہر آ گئے۔ بس پھر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔
ए शाहदा फूफी, ए शायद फूफा को साथ ले आई है, अब होगी इसकी सगाई। और सब ने कोरस में गाना शुरू कर दिया। अरे चुप हो जा मनहूस, जाओ कमरे में। और गुरु ने गुस्से से आंखें दिखाईं। तब सारे चेले खामोशी से अंदर चले गए और बस ज़ेबा बैठा रह गया और वो गुरु के पांव दबा रहा था। उसने गुरु का पांव खींचकर अपने आगे कर लिया और फिर दबाने लगा। शाहदा ने गुरु का दूसरा पांव खींचा और वो भी जल्दी जल्दी उसका दूसरा पांव दबाने लगा और धीरे से बोला, गुरु इसकी मरहम पट्टी कर दो, जरा देखो तो कैसा जख्मी है, जा मेरा डब्बा ला। और गुरु ने शाहदा को एक लात मारते हुए कहा। और चारपाई के पास एक स्टूल पड़ा था। गुरु ने उस स्टूल की तरफ इशारा किया और इसरार से बोला, बैठो। इसरार ने गुरु की बात का कोई नोटिस ना लिया और वह कमरे की तरफ देखता रहा और जिधर शाहद गया था। ज़ेबा, क्या उर्दू नहीं समझता? इसे अंग्रेजी में बैठने को कहो, गुरु हंसकर बोला। सिट डाउन। ज़ेबा ने स्टूल की तरफ इशारा किया और इतने में शाहदा डब्बा लेकर बाहर निकल आया और इसरार फौरन स्टूल पर बैठ गया। उसके स्टूल पर बैठते ही ज़ेबा और गुरु ने मिलकर जोरदार कहका लगाया, ए वाह, बैठो नहीं समझता और सिट डाउन समझता है, ज़ेबा ने हंसकर बताया। शाहद कुछ ना बोला और उसने एक नज़र इसरार को देखा और मुस्कुरा कर रह गया। गुरु ने डब्बा खोला। उस डब्बे में मरहम पट्टी के सामान के अलावा छोटी बड़ी शीशियों में दवाएं थीं। गुरु ने उसके बाल हटाकर जख्म देखा। जख्म ज्यादा गहरा ना था और अब तो खून निकलना भी बंद हो गया था। गुरु ने एक कपड़े से जख्म साफ करके एक डबिया से सफूक निकालकर जख्म में भरा और फिर उस पर मरहम लगाया। पट्टी की जरूरत नहीं, जख्म 1-2 दिन में भर जाएगा। शाहदा, तुझे ये कहाँ मिला? दिलदार पटवारी की दुकान पर नडाल सा बैठा था, शाहदा ने बताया, और उसी वक्त कहीं से भागता हुआ आया था। ए बताओ, तुम्हारी ये चोट कैसे लगी? गुरु ने इसरार से पूछा। इसरार ने खाली खाली नजरों से गुरु की तरफ देखा और उसकी आंखों में बड़ी वहशत थी। गुरु, ये अपने हवासों में नहीं, शाहदा ने गुरु को मतवजा किया। ए बोलो, तुम कौन हो? गुरु ने फिर पूछा। इसरार ने फिर खाली खाली नजरों से गुरु की आंखों में देखा और ये तो डबल सवारी है। और गुरु ने उसकी वीरान आंखें देखकर कहा, क्या मतलब गुरु? शाहदा ने वजाहत चाही। अरे शाहदा, ये लपेट में है और बुरी तरह लपेट में। और गुरु ने इसरार के अंगूठे का नाखन देखकर कहा, गुरु किसकी लपेट में है? और शाहदा ने चौंक कर पूछा, मुर्दार की। और गुरु ने पूरे यकीन से कहा, गुरु झाड़ी दिलाऊं क्या? ज़ेबा ने चारपाई से उठते हुए पूछा। हाँ ला। गुरु, इस पर साया है, शाहदा ने वजाहत चाही। ऐसा वैसा। और गुरु ने पुरतशवीश लहजे में कहा, ये कौन है? और वो मनहूस, शाहदा पुरतविश अंदाज में बोला, और अभी पता चल जाता है, गुरु ने कहा। ज़ेबा कमरे से एक झाड़ू लेकर आ गया और ये सींक वाली भारी झाड़ू थी और कोड़ियों से बंधी हुई थी। शाहदा को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने दबे लफ्ज़ों में आहिस्ता से कहा, गुरु ये जख्मी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी हालत में जल्दी बोलेगा, गुरु ने कहा। और फिर ज़ेबा की तरफ देखकर बोला, परवीन क्या कर रही है, जरा बुला उसे। ए परवीन, तू क्या कर रही है, जल्दी आ, गुरु बुलाते हैं, ज़ेबा ने आवाज़ लगाई। आई। और गुरु बुलाई और ना मैं ना आऊं, लो मैं आ गई। और परवीन भागता हुआ बाहर आया। हाँ गुरु। परवीन, झाड़ू पकड़ और ज़ेबा तू बोल पर। शाहदा, तू उस पर नजर रख और देख दरवाज़ा बंद है। हाँ गुरु, शाहदा ने जीने का दरवाज़ा देख कर कहा। ज़ेबा ने बोल पढ़ने शुरू किए और ये अजीब और गरीब अल्फाज थे, बेमानी अल्फाज। और ज़ेबा उन लफ्ज़ों की ख़ास तरतीब और एक ख़ास रिदम के साथ दोहरा रहा था और लफ्ज़ों के साथ गुरु एक अनोखे अंदाज में अपने हाथों को गर्दश दे रहा था और साथ ही साथ कुछ बोलता भी जा रहा था। ज़ेबा बोलते बोलते अचानक रुक गया। तब गुरु दुआरानी ने तेजी लहजे में कहा, परवीन वार कर। गुरु का कहना था कि परवीन ने झाड़ू को उल्टी तरफ से पकड़ा और पूरी कुव्वत से इसरार की पीठ पर मारी और ये वार इतना भरपूर था कि कौड़ियों का निशान इसरार की पीठ पर उछल आया। हाय, मर गया। इसरार एकदम बुरी तरह डकराया। कौन है तू? गुरु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बोल। मैं तेरा बाप हूँ हिजड़े, इसरार ने आंखें घुमाकर अजीब अंदाज में कहा और शाहदा खौफ के मारे एकदम पीछे हट गई। इसरार की आवाज़ बदल चुकी थी और वो खूनी नज़रों से गुरु को देख रहा था। वो एक तंदुरुस्त तवाना शेर था जो गार के अंधेरे गोशी से निकलकर बुजुर्ग के पीछे आ खड़ा हुआ था और सर में अपने सांस बाहर करके जल्दी से नफी में गर्दन हिलाई। नहीं बाबा। अच्छा, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा और फिर शेर की तरफ देखकर बोला, जाओ भाई, तुम पसंद नहीं आए। और शेर फौरन पलटा और जिस तरह नमूदार हुआ था वैसे ही अंधेरे में गुम हो गया। अच्छा, फिर यूँ करो, खड़े हो जाओ और अपने बैग हाथ में ले लो, बुजुर्ग ने उसकी हदायत की। सारम फौरन खड़ा हो गया और उसने अपना बैग हाथ में उठा लिया। एक वादा करो हमसे, जब अपनी दुनिया में पहुंच जाओ तो लोगों में हमारा तज़किरा करके हमारा तमाशा ना बनाना, बुजुर्ग ने कहा। जो हुक्म बाबा।
सरम बड़ी फर्माबरदारी से कहा और फिर बोला, बाबा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरे हम क्या और हमारा नाम क्या, ये नाम बड़ी क़यामत ढाते हैं नफस पर। खैर तुमने नाम पूछा है बता देता हूँ, हमारा नाम असद है, बुजुर्ग ने कहा और फिर उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लिया। चलो अब ज़रा घूमो। सारम बाबा की हदायत पर खड़े खड़े घूमा और अभी उसने एक ही चक्कर लगाया था कि उसे यकदम यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने पकड़ कर उसे जोर से घुमा दिया हो और एक लम्हे को उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे कुछ नजर ना आया और उसने गिरने से बेमुश्किल खुद को संभाला और जब वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो मंजर ही बदल चुका था। अब ना गाड़ था और ना बाबा असद। पहाड़ जरूर थे लेकिन वो खुले इलाके में खड़ा था। एक कच्ची सड़क उससे ऊपर से जाती हुई दिखाई दे रही थी। उसने उस इलाके को पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान में ना आया। उसे कुछ फासले पर सड़क से हटकर कुछ लोग दिखाई दिए और जिनकी छतों पर छालें बिछी हुई थी और वह सड़क के आसपास कोई इंसान ना था। वो सोचने लगा कि किस तरफ जाए और बाबा असद ने उसे कहाँ पहुँचा दिया है। अब तो बाबा असद से मुलाकात उसे ख्वाबो ख्याल से महसूस हुई लेकिन उनसे मुलाकात की एक एक तफसील उसके ज़हन में महफूज थी। बाबा असद ने तो उसे हसन अली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी लेकिन उन्होंने ना जाने कहां पहुंचा दिया था। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गलता था कि क्या करे किधर जाए और इतने में एक गाड़ी ऊपर से आती हुई दिखाई दी। उस जीप में ड्राइवर के सिवा कोई और ना था। सरन ने हाथ देकर उसे रोका और ड्राइवर से पूछा, खान साहब ये कौन सा इलाका है? यार तुमने किधर जाना है? ड्राइवर ने उल्टा सवाल किया। ज़ियारत, सारम ने उससे बताया। अभी तो तुम बाबा खुरवारी के मज़ार के पास खड़ा है, ड्राइवर ने बताया। मैं अच्छा और किधर है मज़ार? सर ने खुशी का इजहार किया क्योंकि बाबा खुरवारी के मज़ार से ज़ियारत पहुंचना मुश्किल ना था। वो ऊपर, ड्राइवर ने ऊपर जाती सड़क की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो मज़ार पर चलो, हम आधे घंटे में वापस आता है और फिर तुमको ज़ियारत ले जाएगा। बड़ी मेहरबानी खान साहब, सर ने खुश अखलाकी से कहा। और मेहरबानी किस बात का, तुम चलो हम आता है, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जीप के जाने के बाद सरम ने बाबा खुरवारी के मज़ार की तरफ चलना शुरू किया और अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इस वक्त कहाँ है। सड़क ऊंचाई की तरफ जा रही थी और वह 15-20 मिनट की मसाफत के बाद बाबा खुरवारी के मज़ार पर पहुंच गया। मज़ार पर सन्नाटा तारी था और वो 4 मकामी बंदों के वहाँ कोई ज़ाहिर ना था। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और मज़ार के हाथे में मस्जिद की तामीर जारी थी। उसने मस्जिद के साथ लगे नलके पर मुंह हाथ धोया और एक कुर्सी पर बैठकर उसने लंगर का कहवा पिया और ताज़ा दम होकर मज़ार पर हाजिरी दी। पहाड़ों के दामन में बाबा खुरवारी का मज़ार बड़े मुनफरिद अंदाज का था। अगर उस मज़ार को 0 पॉइंट से देखा जाता तो वह पहाड़ी पर से सा अल्लाह लिखा दिखाई देता और ये मज़ार उस पहाड़ के दामन में महसूस होता। सरम को बड़ी हैरत हुई थी कि ये अल्लाह का बरगजीदा बंदा कई 100 साल पहले यहाँ से किस तरह आबाद हुआ और इस वक्त तो ज़राए आमदरफ़त भी महदूद होंगे और आज भी मज़ार तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी कच्ची पक्की सड़क मौजूद थी और मगरब के बाद यहाँ काहू का आलम हो जाता था। मज़ार के अंदर सारा ने कुछ तब्दीलियाँ देखी। एक तो कालीन बिछा दिया गया था और दूसरा मज़ार पर लोहे का जाल रख दिया गया था। उस पर काली चादर चढ़ाई गई और जिस पर कुरानी आयात लिखी थी जो ज़ाहिर के पैरों के सामने आती थीं। कालीन पड़ने और मज़ार को जाली से ढकने की वजह से मज़ार का हुस्न सादगी और वकार मजरू हो रहा था। सारम का जी चाहा कि वह यहाँ से मुंतज़मीन को मशवरा दे कि इस जाल को हटाकर कब्र को ऊंचा करवा दें और चारों तरफ संगे मरमर के टाइल लगवा दें और इस तरह खूबसूरती भी दोबाला हो जाएगी और किसी किस्म की बेहुरमती और शिरक का एहतमाल भी ना रहेगा। फातिह पढ़कर वह कुछ देर आंखें बंद करके कालीन पर बैठ गया और उसे एक अजीब तरह का सुकून महसूस हुआ। उसका जी चाहा कि वह बस यहीं बैठा ही रहे और तब ही एक आवाज़ सुनाई दी, ओ यारा, एक इधर मेहमान आया है, वो किधर है? और ये जीप वाले की आवाज़ थी। बाबा वो अंदर है मज़ार पर, किसी ने जवाब दिया। अच्छा अब देखता है। और सरम को अंदाज़ा हो गया कि जीप वाला उसे लेने आ पहुंचा है और वह बहुत खुश हुआ। ओ यारा चलो जल्दी करो। और जीप वाले ने मज़ार के दरवाजे पर आकर कहा, अच्छा जनाब। और सरम फ़ौरन खड़ा हो गया और अपना बैग उठाकर बाहर निकल आया। मज़ार के बैरूनी गेट पर उसकी जीप खड़ी थी और वह जीप में बैठ गया और जीप वाले ने गाड़ी चला दी। अब 0 पॉइंट तक खासी चढ़ाई थी और एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई और जीप अब कच्ची सड़क से गुजर कर पक्की सड़क पर आ चुकी थी और रवां दवां थी। सरम को यूँ महसूस हो रहा था जैसे जीप सड़क पर ना चल रही हो, वो उड़ी जा रही हो और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी को 0 पॉइंट पर पाया। खान साहब 1 मिनट। सरम ने उसे गाड़ी से रोकने का इशारा किया। अबे इधर क्या है? खान साहब ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। ज़रा अल्लाह को देखता चलूँ, सरम ने मुस्कुराकर कहा।
وہ یارا اللہ تو ہر طرف ہر جگہ ہے، تم کدھر دیکھتا ہے؟ اس سادہ لو جیپ والے ڈرائیور نے بڑی گہری بات کہی۔ خان صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ سرم نے اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہو کر پوچھا۔ ہمارا نام لیاقت علی خان ہے، اس نے گاڑی 0 پوائنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ لیاقت خان، اور وہ جو پہاڑ پر اللہ لکھا ہے وہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، سرم نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھو یارا دیکھو، پر جلدی کرو، ہمارے پاس ٹیم کم ہے، لیاقت خان نے کہا۔ بس 1 منٹ، سرم نے اسے یقین دلایا۔ 0 پوائنٹ پر جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اس کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا درخت ہے اور اس کی شاخیں کچھ اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں کہ غار سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لفظ اللہ بنا ہو۔ اس درخت کے دائیں جانب شیڈ پڑا ہوا ہے اور یہاں سے بہت دور تک مندر دکھائی دیتا ہے۔ سامنے پہاڑی سلسلہ ہے جو دور تک چلا گیا اور اسی پہاڑی سلسلے کے ایک اونچے پہاڑ پر لفظ اللہ بہت واضح اور بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا الف ایک ترچھے پہاڑ کی اوٹ میں چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑ سبزے سے ڈھکا ہوا ہے لیکن اللہ کے نام کی جگہ سے وہ سبزہ غائب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پہاڑ کے نیچے بہت نیچے بابا کھرواری کا مزار درختوں میں چھپا دکھائی دیتا ہے اور 0 پوائنٹ پر آنے والے سیاح زیادہ تر سامنے پھیلے مناظر کو دیکھ کر بابا کھرواری کے مزار کی طرف اعظم سفر ہو جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے نام کا ادراک نہیں ہوتا۔ سرم نے اس پہاڑی سلسلے کے حسن کو اللہ کے نام کے ساتھ اپنی آنکھوں میں جذب کیا اور جیپ کی طرف لوٹ آیا۔ لیاقت خان جیپ میں پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا، اس نے سرم کو دیکھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اب پھر سرم کو یہ احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار غیر معمولی ہے اور گاڑی سڑک پر چلنے کی بجائے اڑی جا رہی ہے۔ لیاقت خان، تم زیارت میں کسی حسن علی کو جانتا؟ اس نے پوچھنا چاہا لیکن سرم کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ کسی نہیں ہے، وہ زیارت کا تھانے دار ہے، وہ یارا اس کا حکم چلتا ہے۔ اور لیاقت نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور تمہیں اور پہنچائے گا، تم آرام سے بیٹھو۔ لیاقت خان کے جواب نے سرم کو چکرا دیا، اور یہ کس حسن علی کی بات کر رہا ہے؟ خدا نخواستہ اس نے اگر تھانے دار کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہیں کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ سرم نے اسے جان چھڑانے کے لیے کہا، لیاقت خان اب مجھے اڈے پر چھوڑ دینا۔ او یارا تم کیسی بات کرتا ہے؟ ہمیں جو حکم ملا ہے وہ کرے گا، تمہیں حسن علی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ یار تم اس کا مہمان ہے۔ اور لیاقت خان نے اسے مزید چکرا دیا۔ اب سرم کے حق میں بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اور مزید گفتگو کرنے سے اسے معاملہ الجھتا ہوا نظر آیا۔ لیاقت خان کی بات اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے لیاقت خان سے حسن علی کا ذکر کر کے غلطی کی ہے، اور اب پتہ نہیں لیاقت خان اسے کیا سمجھ رہا ہے۔ کہیں وہ کوئی اسے مشکوک آدمی تو نہیں سمجھ رہا، اور وہ اسے ملا بھی مشکوک حالت میں ہی تھا، اور بابا کھرواری کے مزار سے کافی آگے لیاقت خان نے اسے مشکوک حالت میں کھڑے پایا تھا۔ تو کیا لیاقت خان اسے پولیس کے حوالے کرنا جا رہا ہے؟ کیا لیاقت خان پولیس کے مخبروں میں سے تھا؟ اور اب آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہ کسی طرح زیارت تو پہنچے۔ سرم نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جیپ جینز پوائنٹ سے گزر کر نیچے کی طرف جا رہی تھی اور پھر ریڈینسی بھی گزر گئی۔ اب زیارت کا بازار زیادہ دور نہ تھا، لیکن لیاقت خان نے گاڑی پہلے ہی روک لی۔ گاڑی اس وقت ایک بند گیٹ کے سامنے رکی اور سرم نے گیٹ کی طرف دیکھا، اور یہ تھانہ ہرگز نہ تھا، اور گیٹ پر لکھا ہوا تھا انوشا ہاؤس، اور سرم نے سکون کا سانس لیا۔ لیاقت کے ہارن بجانے پر فوراً گیٹ کھل گیا اور وہ جیپ کو اندر لے گیا۔ آؤ صاحب، لیاقت خان نے جیپ سے اتر کر کہا۔ سرم نے چاروں طرف ایک نظر دوڑائی اور اسے یہ ایک سرسبز و شاداب ریسٹ ہاؤس دکھائی دیا، اور وہ جیپ سے اتر آیا اور لیاقت خان نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اندر کی طرف چلا۔ سرم اس کے پیچھے ہو لیا۔ سرم جب درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے پہنچا تو لیاقت خان کو آگے اپنا منتظر پایا، اور یہ ہے حسن علی۔ لیاقت نے سامنے اشارہ کیا، اور جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو یک لفظ اس کی زبان سے نکلا، نہیں، یہ حسن علی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی تھی، اور خدا کا شکر تھا کہ لیاقت خان نے اس کی یہ بات نہیں سنی تھی، ورنہ ابھی فساد پھیل جاتا۔ فساد تو اس وقت گرو دوارانی کے گھر میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ جو بات اسرار کے منہ سے نکلی تھی اس بات نے گرو کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اچھا تو ہمارا باپ ہے؟ اور گرو نے باری باری زیبا، پروین اور شاہدہ کی طرف دیکھ کر استہزائیہ انداز میں دہرایا، یہ تم لوگوں کا دادا گرو ہے، اس کی عزت کرو۔ لا پروین جھاڑو اور مجھے دے، اور میں اسے بتاؤں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ زیبا نے جھاڑو ہاتھ میں لے لی اور 2-4 بے ہنگم الفاظ بول کر جھاڑو کی مٹھ پر تھونکا اور جما کر اسرار کی پیٹھ پر ماری۔ ہائے مر گیا، اور اسرار ایک دم بلبلا گیا۔
हाय दादा अब्बा कैसे हो? और ज़ेबा ने बेहिंगम कहका लगाकर पूछा। इसरार ने कोई जवाब ना दिया और वह फटी फटी आंखों से शाहदा को देखने लगा और फिर बड़े कर्बनाक अंदाज में बोला, मुझे मत मारो। शाहदा से इसरार की तकलीफ देखी ना गई और उसने दुआ रानी के पांव पकड़ लिए। गुरु वो तो भाग गया और ये वार तो सीधा इसकी कमर पर लगा है। ए भागा नहीं है, छुप गया है और कोई बड़ा फटांग चीज है। गुरु ने इसरार की आंखों में देखते हुए कहा, ज़ेबा रहने दे, ये बेचारा पहले ही जख्मी है। अच्छा गुरु, ज़ेबा ने कहा और फिर झाड़ू परवीन के हाथ में देता हुआ बोला, जा रख दे। परवीन कमरे में चला गया और गुरु दुआ रानी ने चारपाई पर पीछे खिसक कर दीवार से टेक लगा ली। ज़ेबा ने उसका पांव दबाना शुरू कर दिया और शाहदा ने दोबारा दूसरा पांव पकड़ लिया और इसरार को देखने लगा। इसरार सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठा था। गुरु ने हुक्के की नी आगे खींच कर एक कश लगाया और फिर उसे पीछे कर दिया और उसे ये ठंडा हो गया है, गुरु दोबारा चिलम भर दूं? शाहदा ने पूछा। चल छोड़, तू मेरा पान लाई थी। गुरु ने शाहदा की तरफ देखा, वो कहाँ है? हाँ गुरु ये लो। शाहदा ने चारपाई की पट्टी में घुसाई पानों की पुड़िया निकाली और गुरु ने पुड़िया खोलकर बड़े इत्मीनान से एक पान निकाला और मुंह में रखकर उंगलियां कागज से साफ की और पुड़िया वैसे ही बांध दी। शाहदा ने पुड़िया लेकर फिर पट्टी के साथ बानों की खाली जगह में उड़स दी। गुरु ने दो चार मुंह चलाकर शाहदा से मुखातब होकर बोला, हाँ शाहदा क्या कहती है? गुरु देखो तो कितना मासूम है। शाहदा ने बराह रास्त जवाब देने से एतराज किया। मासूम की माँ, आखिर तू हो गई ना इस पर आशिक। हम तो इसे देखते ही समझ गए थे कि ये शाहदा गई काम से। पर शाहदा हमारी बात अब इस वक्त है, बाद आ जा, इसे जहाँ से लाई है वहीं छोड़ा। शाहदा इसकी ज़ात देख, ये मर्द ज़ात है, इससे वफा नहीं। और गुरु ने उसके समझाने की कोशिश की। ना गुरु, अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं और मैं तो इसे दिल दे चुकी हूँ। अब ये वफा करे या दगा करे इसकी मर्जी। शाहदा ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। तू भी अजीब चौंखट है और देखती नहीं ये अपने आप में नहीं। गुरु मैं भी तो अपने आप में नहीं, अगर अपने आप में होती तो इसे साथ क्यों लाती? शाहदा ने बेख्तियार कहा। फिर तो हमें दो पागलों का इलाज करना होगा। गुरु ने पान चबाकर मुस्कुराते हुए कहा। गुरु इसका इलाज करो, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। शाहदा हंसकर बोली। शाहदा क्या तूने अभी इसका हाल देखा नहीं? कोई बड़ी फटांग चीज इस पर सवार है और आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। गुरु अब जो भी हो, शाहदा ने हतमी फैसले में कहा, और मुझे बताओ कि क्या करना होगा। बहुत पैसे खर्च होंगे। करूंगी गुरु, और मैं पैसे खर्च करूंगी, वो बड़े हौसले से बोला। शाहदा तो सचमुच दीवानी हो गई है, चल छोड़ दफा कर। गुरु ने फिर समझाया। गुरु मुझे बताओ कितने पैसे खर्च होंगे? और वह अपनी बात पर अड़ गया। जिंदा उल्लू लाना होगा और एक चमगादड़। गुरु ने उसका अटल फैसला देखकर अपनी बसात खोली। जिंदा उल्लू तो मार्केट से हासिल हो जाएगा और जितने का भी होगा ला दूंगी, मगर चमगादड़ का क्या ये भी मार्केट में मिल जाएगा? शाहदा ने पूछा। नहीं, चमगादड़ खंडर में मिलेगा या कब्रिस्तान में, पर चाहिए जिंदा। इसरार अभी तक गर्दन झुकाए बैठा था और अचानक उसने गर्दन उठाई और उसने घूर कर गुरु को देखा और उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उसकी आंखें एकदम जर्द हो गईं। इसरार की आंखों की रंगत देखकर गुरु, जो इत्मीनान से दीवार से टेक लगाए धीरे धीरे पान के मजे ले रहा था, फौरन सीधा होकर बैठ गया और ज़ेबा और शाहद भी होशियार हो गए। हमें आंखें दिखावे है यार कान के मारे, और बेकारता क्यों नहीं कि तू कौन है? गुरु ने सख्त लहजे में कहा। बदजात, तो हमारी जात पहचान तो गया है और हम वो हैं और जिसके पीछे लग जाते हैं फिर उसका अब पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। और मेरे बाप अपना नाम बता। लेकिन बाप ने अपना नाम ना बताया और इसरार की आंखों से जर्दी फौरन गायब हो गई और उसकी आंखें अपनी जगह वापस आ गईं। इसरार ने गहरा सांस लेकर गुरु को देखा। हाँ क्या हुआ? गुरु ने बड़े हमदर्दी से पूछा। मुझे भूख लगी है, इसरार झिझकते हुए बोला। हाय मैं मर जाऊं। शाहद ने अपना हाथ सीने पर रखा और कैसी भूल हुई मुझसे, ये नहीं सोचा कि यह भूखा होगा। जा इसे बावर्ची खाने में ले जा, इसे खाना खिला, और अगर खाना नहीं है तो बाजार से ले आ, गुरु ने हदायत की। गुरु तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी, शाहद ने इसरार का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। शाहद उसे खाना खिलाकर उसका बिस्तर लगा दे, अब सुबह को देखेंगे, और दरवाजे में डबल ताला डालना और जरा होशियार रहना, गुरु ने मजीद हदायत की। अच्छा गुरु। और शाहदा बड़ी फरमाबरदारी से बोला और इसरार का हाथ पकड़कर सेहद में मौजूद छोटे से किचन में ले गया। सारम ने हसन अली का जो इमेज अपने जहन में बताया था वो यकलख्त बिखर गया। सामने सनूबर के दरख्त के नीचे जमीन पर एक रली बिछाए हसन अली महू असराह थे और सादा से कपड़े, सर पर छोटा सा साफा, आंखें बंद, और सनूबर के 3 दरख्त थे।
दो सरहाने की तरफ और एक पैरों की तरफ, और इस मसलत के दरमियान इतनी ज़मीन थी कि एक आदमी बआसानी लेट सकता। सुर्ख चारखाने की ज़मीन पर अली बिछी हुई थी और तने के साथ तकिया लगा था, और हसन अली तकिए पर सर रखे आंखें बंद किए लेटे थे, और उस तकोनी जगह के अतराफ में कई कुर्सियां पड़ी थीं। ये हैं हसन अली, और उनके पास शाह साहब ने इतनी दवार से भेजा है। और उसने सोचा, और ये तो अपनी ज़ाहरी हालत में उस रेस्ट हाउस के माली या चौकीदार दिखाई देते हैं। बाबा असद ने उन्हें बादशाह कहा था, और लियाकत खान ने उन्हें ज़ियारत का थानेदार बताया, और ये बादशाह ना थे और थानेदार ना थे, और बादशाह और थानेदार तो दूर की बात थी, ये तो इस मामूली कांस्टेबल भी दिखाई ना दिए, और ये तो दरख्तों के दरमियान ज़मीन पर बिछी मामूली डली पर पड़े हुए थे। और शायद इसीलिए सारम के ज़हन ने उन्हें हसन अली मानने से इनकार कर दिया, और वो उनकी ज़ाहरी हालत देखकर धोखा खा गया था। सारम किसी और दुनिया का था और हसन अली किसी और दुनिया के, और ऐसी दुनिया के जहाँ सोना मट्टी हो जाता है और मट्टी सोना हो जाती है। बाबा हसन, ये आपका मेहमान है और इसे संभालो। बाबा असद ने आपको सलाम कहा था, अब अम चलता है। और लियाकत खान ने बहुत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। बाबा हसन फौरन उठकर बैठ गए और उन्होंने छोटी सी काली पगड़ी ठीक की। अब बाबा हसन का पूरा चेहरा सारम के सामने आया और वो उनका चेहरा देखकर मबहूत रह गया। ऐसा हसीन चेहरा उसने आज तक ना देखा था। सफ़ेद गुलाबी रंगत, रोशन चेहरा, इंतहाई खूबसूरत काली चमकीली आंखें, गुलाबी होंठ और सफ़ेद रेशमी दाढ़ी, सतवां नाक और कदरे बड़े सुर्ख कान, और उम्र 60 या 62 से क्या कम होगी। सीधी कमर और दराज कामत, तंदुरुस्त व तवाना। अच्छा ठीक है बाबा, हसन अली ने लियाकत खान को रुखसत किया और फिर सारम की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोले, आओ बैठो, खड़े क्यों हो। तब सारम को यकदम होश आया और जी, और फिर वह फौरन सामने वाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ मियाँ यहाँ पहुंच गए। और अचानक पीछे से आवाज़ आई, और जब सारम ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया।